बहुत कीमती है। चलो डन। हम लोग देखो जेएचएल का ये वाला अमेंडमेंट एक बार देख रहे हैं। मैंने आप लोगों को जैसी बातें पहले बताई थी कि अगर आप लोगों का रिवीजन स्ट्रांग है ना, तो इसका मतलब आप लोगों को अभी इसके अंदर दिख जाएगा कि कैसे आपके नजरों के सामने से प्रोविजंस जाते जाएंगे और क्या वो आपको क्लिक करते जा रहे हैं क्या। ठीक है। सबसे पहला सवाल एक बार आगे चले उससे पहले पूछ लेता हूँ। मैंने आप दोनों को ही, आप सबको ही ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी के याद करवाए थे। बताओ कराए थे क्या? ऑर्डर 1 से लेकर 10 तक याद करवाए थे सीपीसी के? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आप मेरे को बता सकते हो ऑर्डर 5 क्या था? ऑर्डर 5 सीपीसी। ठीक है, बहुत बढ़िया। समन्स के बारे में बात कर रहा था। ठीक है। देखो इसके अंदर मैं आप लोगों को एक बार वापस से बोल रहा हूँ, वो सारे केसेस इसमें से मैंने पीडीएफ में से हटाए हुए हैं जो ऑलरेडी आपके कंपाइलर में है और हम उन पे बात कर चुके हैं। ठीक है। तो हम लोग एक बार सीपीसी से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ केसेस ऐसे हैं ना जो मुझे इस बार लग रहा है कि आने की ज्यादा चांसेस है, या फिर एकदम लेटेस्ट है, उस आपके आपको कंपाइलर में नहीं मिलेंगे जहां तक है। अब देखो ये यशपाल जैन का केस है ना, ये किससे रिलेटेड है? ये एक ही बात से रिलेटेड है जो इंडिया में सब लोग जानते हैं कि है कि सिविल कोर्ट के डिसीजन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आने में। 10-10 15-15 साल लग जाते हैं। तो इस केस के फैक्ट हमको क्या कहते हैं ना कि एक प्लेंटिफ था। ठीक है। उसका केस उसने जब करा तो उसके आते आते जजमेंट डिग्री वहां पर उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई एलआर नहीं बचता है लेने वाला। ठीक है। तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो ये रहा है कि वहां पर कोर्ट ढूंढ रहा है कि अब हम जजमेंट दे, अब हम डिग्री होल्डर बनाए तो बनाए किसको। ठीक है। तो यहां पर ना इस केस के अंदर कोर्ट ने कुछ यहां पर गाइडलाइंस दी है जो कि आपको फॉलो करनी होती है ताकि आप क्या कर पाए, ट्रायल को जल्दी से जल्दी पूरा कर पाए। ठीक है, केस को जल्दी से जल्दी निपटा सके। जैसे कि यहां पर देखो एक बार, यहां पर ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड फॉलोइंग 12 डायरेक्शंस फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ सिविल केसेस। ठीक है। अब हमको इसमें से करना क्या होगा ना, देखो अब ये वाला क्वेश्चन ना कैसे बनकर आ सकता है। व्हाट हैज बीन सेड बाय द व्हाट हैज बीन ड्राफ्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ यशपाल जैन वर्सेस सुशीला देवी एंड अदर्स। इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है, वहां पर आपको एक सिनेरियो बनाकर दिया जा सकता है जिसमें एक प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है और उसका कोई भी एलआर नहीं मिलता, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता। या दूसरा सिनेरियो बना सकते हैं कि कैसे सिविल कोर्ट्स के केसेस बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लेते हैं और उसके लिए हम प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी है, ऐसा करके आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, हमारे पास ये जो 12 डायरेक्शंस है ना, इतने लंबे लंबे नहीं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, हम लोगों को इसमें से वन लाइनर उठा के हमको इसमें से 10 से 12 पॉइंट बनाने हैं और हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने के पीछे हमारा कारण क्या है और इसको कैसे पढ़ना है? हमको इसमें से सिर्फ और सिर्फ अपनी नजरों पे क्वेश्चन घुमाने हैं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि समन्स जो है ना वो क्या दो, टाइम बाउंडेड मैनर में दो। ऐसा नहीं कि 30 दिन के 40 दिन हो रहे हैं, 40 दिन के 50 दिन हो रहे हैं। टाइम बाउंडेड मैनर में आपको समन देना पड़ेगा। उसके बाद अच्छा मेरे को बताओ ऑर्डर 8 किस चीज का था? ऑर्डर 8 किस चीज का है? ऑर्डर 5 तो आप लोगों ने बता दिया समन के बारे में। ऑर्डर 8 किसके बारे में है? रिटन स्टेटमेंट, वेरी गुड। ठीक है। ऑर्डर 8 है रिटन स्टेटमेंट के बारे में। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जब समन जाएगा, मैंने आपको जब प्रोसीजर बताया था, मैंने क्या बताया था, प्लेंटिफ आएगा कोर्ट, कोर्ट में अपना प्लेंट डालेगा, प्लेंट कोर्ट क्या करेगा, समन के साथ प्लेंट की एक कॉपी भेजेगा और उसके बाद वो क्या ले आएगा, रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ ले आएगा। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो रिटन स्टेटमेंट लाने का टाइम है ना, ये भी क्या होना चाहिए, 30 डेज ही होना चाहिए, 30 दिन ही होना चाहिए। जो हम बताते हैं ना कि 30 दिन के बाद आप थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर लेना, वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाना चाहिए। इसके सेकंड पॉइंट के अंदर ये बोल रखा है हमको। ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग आर्बिट्रेशन की तरफ होते हैं तो क्या होता है हम लोगों के साथ कि हम लोग अगर एक बार कोर्ट में चले गए सिविल कोर्ट के अंदर, ठीक है,
कोर्ट अभी हमारे क्या समझ रहा है, अभी हमारे इश्यूज को समझ रहा है कोर्ट। तो कोर्ट हमको क्या बोल सकता है कि आप एक काम करो, सिविल कोर्ट के मामलों में क्यों पढ़ते हो, आप एक बार किस तरफ चले जाओ, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन की तरफ आप लोग एक बार चले जाओ। जो हमको कौन बताता है, सेक्शन नंबर 89 और ऑर्डर नंबर 10। ऑर्डर नंबर 10 किस बारे में था, ऑर्डर नंबर 10 किस बारे में था, एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत अच्छे, ठीक है। तो अगर कोर्ट को एग्जामिनेशन करने के बाद ये लगता है ना कि यार इनका तो मैटर उससे ही सेटल हो जाएगा, आर्बिट्रेशन से सेटल हो जाएगा, ठीक है, तो वो उनको सेक्शन नंबर 89 में कोर्ट को क्या पावर दे रखी है कि आप चाहे तो पार्टीज को बोल सकते हैं एक बार जाइए और एक बार आर्बिट्रेशन करके आइए। लेकिन आप वो जब करें ना, तो आप कैसे करें, आप उसको एक फिक्स्ड टाइम बाउंडेड मैनर के अंदर करोगे, एक फिक्स टाइम बाउंडेड मैनर के अंदर आप उसको करोगे। ये थर्ड पॉइंट ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या बताया, उसके बाद इन्होंने बोला है कि एडीआर जो है ना, एक वीक के अंदर डिटरमाइन कर लेना कि एक बार हमको एडीआर में जाना है या एडीआर में हम लोगों को एक बार नहीं जाना है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जब आपकी डेट फिक्स होगी ना ट्रायल की डेट, तो आपका डे टू डे बेसिस पे चलेगा आप केस, ठीक है। जो हम लोग देखते थे ना पुरानी मूवीज में कि अदालत क्या दे रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो अब हमको नहीं करना है, हमको डे टू डे प्रोसीजर, डे टू डे केस चलाना ही पड़ेगा। उसके बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर नंबर 11 और ऑर्डर नंबर 12। अब देखो ऑर्डर नंबर 11 और ऑर्डर नंबर 12 किस किस बारे में बात कर रहे थे, ऑर्डर नंबर 2 महीने, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना 2 महीने का, ये 2 महीने इसके रिगार्डिंग है यहाँ पर कि आप है ना 2 महीने से ज्यादा मत लगाओ ये करने में कि हमको क्या लगेगा, हमको एडीआर के थ्रू डिसीजन ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो 1 वीक का टाइम दिया गया है, ये 1 वीक इनिशियली है कि पार्टीज वहां पर क्या बोल रही है, क्या एडीआर में जो ऑफिसर बैठा है, जो मीडिएटर या जो आर्बिट्रेटर बैठा है, क्या उसको लग रहा है कि ये मैटर सॉल्व हो सकता है, ये वो 1 वीक के अंदर बता देगा, ठीक है। ऑर्डर नंबर 11 देखो बहुत बढ़िया, डिस्कवरी के बारे में था ऑर्डर नंबर 11, ठीक है। और ऑर्डर नंबर 12 था एडमिशन के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्कवरी के अंदर आप जो भी लिख कर दे देते हो, इंटेरोगेटरीज आती है ना, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उसके अंदर आप जो भी लिख कर दे देते हो वो क्या होता है, एक तरीके से आपका एडमिशन होता है। और एडमिशन कैसे होता है, टॉपल। एडमिशन के अंदर क्या चलता है हमारे लिए, टॉपल चलता है एडमिशन के अंदर हम लोगों के लिए, ठीक है। टॉपल का क्या था रूल, टॉपल का रूल क्या था, टॉपल करवाया था ना एक बार। अगर आपने कोई बात कर दी है, किसी को कोई कमिटमेंट कर दिया है, किसी को कोई रिप्रेजेंटेशन कर दी है, तो आप उसके बाद उस बात से पलट पलट नहीं सकते हो। अगर हमने 13, 13 क्या है, ऑर्डर नंबर 12 की बात कर रहा हूं मैं, तो अभी 13 पे आया ही नहीं। 13 से आपको वैसे भी ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, 13 आप लोगों के काम का इतना है नहीं, ठीक है। मैं स्टॉपल की बात कर रहा हूं अभी आप लोगों से एक बार, ठीक है। स्टॉपल की बात हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉपल का सिद्धांत हम लोगों को किसके अंदर दे रखा है, एविडेंस लॉ के अंदर दे रखा है। एविडेंस में आप लोगों को क्या मैंने एडमिशन पढ़ाया था, एडमिशन और कन्फेशन, बताओ पढ़ाया था क्या, एडमिशन और कन्फेशन पढ़ाया था। तो उसके अंदर मैंने एडमिशन के अंदर ना आप लोगों को पक्का एक लाइन लिखवाई होगी, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट एक्ट एज स्टॉपल। एडमिशन कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, लेकिन वो किसकी तरह काम करते हैं, स्टॉपल की तरह काम करते हैं। बताओ लिखवाया है क्या, है ना, ये रूल मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है इसके अंदर। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि जो आप डिस्कवरी दोगे ना, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, आप लिखित में दे रहे हो ना डिस्कवरी के अंदर क्वेश्चन आंसर, उसको हम आपका एडमिशन की तरह ट्रीट करेंगे। और एडमिशन को कैसे ट्रीट करा जाता है, टॉपल की तरह, मतलब बाद में अब उससे अलग मत बोलना कुछ भी। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो इसके अंदर टाइम लिमिट है ना ऑर्डर नंबर 12, 11 और स्टॉपल के लिए लगाने के लिए, इसको भी हम कैसे रखेंगे, एक टाइम बाउंडेड मैनर के अंदर रखेंगे। यहाँ पर इन्होंने सारी बात यही करी है कि जहां जहां सीपीसी के अंदर टाइम की लीकेज होती है, उसको हम लोग क्या करके चलेंगे, उसको हम लोग बचाकर चलेंगे, ठीक है। The statistics relating to the case pending in each court beyond 5 years shall be forwarded by every presiding officer to a principal district judge once in a month.
once in a month, who shall collect the same and forward it to a review committee constituted by a high court for enabling to take further step. अब देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट उसके बाद इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है ये वाले पॉइंट में, ये लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो भी ऐसे केसेस है ना जो 5 साल से जिनको ज्यादा हो गए चलते हुए, जिनको 5 साल से ज्यादा हो गए चलते हुए, उस केस की अब डिटेल आप किसको भेजोगे? अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज को उन केसेस की डिटेल भेजोगे, और डिस्ट्रिक्ट जज अपने केसेस भी जो ऐसे वाले हैं और नीचे वो जो ट्रायल कोर्ट के केसेस भी ऐसे वाले हैं वो सब इकट्ठा करके किसको भेज देगा? एक रिव्यू कमेटी को भेज देगा जो हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगा कि इन केसेस के सॉल्व होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, हम लोगों ने एक मैकेनिज्म ये वाला बना दिया है, ये पॉइंट इसके अंदर लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को मैंने इसके अंदर जो पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट वो सारे बता दिए हैं। ठीक है, इसमें से आप शॉर्ट पॉइंटर्स बना लेना। हम लोगों का मिशन क्या है कि हम लोगों को यहाँ पर 5 नंबर का एक क्वेश्चन के हिसाब से आंसर फ्रेम करना है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई क्या? बताओ, चले आगे? ठीक है, अच्छा, मैंने ऑर्डर 1 के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था। ऑर्डर 1 क्या था? ऑर्डर 1 क्या था बच्चों? जॉइंडर ऑफ पार्टीज के बारे में, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को वहां पर ना 2 टर्म्स बताए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। नेसेसरी पार्टी, और एक और कौन सी थी? नेसेसरी पार्टी और एक और कौन सी थी? बताओ। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर पार्टी। ठीक है, एक थी नेसेसरी पार्टी और एक थी हम लोगों के पास प्रॉपर पार्टी। यहां पर देखो, अब ये वाला जजमेंट हमको क्या बोल रहा है, हम लोग सीधा ना यहां पर चलेंगे। हम लोगों को ये पता है मिस जॉइंडर क्या होता है, हम लोगों को ये पता है नॉन जॉइंडर क्या होता है। पता है, जब करेक्ट पार्टी ज्वाइन ना हो पाए वो क्या है? नॉन जॉइंडर। जब इनकरेक्ट पार्टी ज्वाइन हो जाए तो वो क्या है? मिस जॉइंडर। और उसके बाद हम लोगों को एक चीज और बता दी, कोर्ट को सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है, जब नेसेसरी पार्टी का नॉन जॉइंडर हो जाए तो। कोर्ट को सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है, जब नेसेसरी पार्टी का नॉन जॉइंडर हो जाए तो। ये बात आप लोग भी अच्छे से अपने दिमाग में वापस से एक बार बिठा लीजिएगा सब लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीपीसी के परस्पेक्टिव से। अब देखो यहां पर क्या बोला है कोर्ट ने। कोर्ट ने यहां पर ये बोला है कि जब हम लोग पार्टीज को ऐड करें ना तो ड्यू डिलीजेंस से ऐड करें। ठीक है, और कैसे ऐड करें? विदाउट अननेसेसरी डिले। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखें हम लोग कि जो एडजर्मेंट्स हो रहे हैं ओल्ड मैटर के, वो कम से कम हो। अब कम से कम मैटर में एडजर्मेंट हो, क्योंकि पहले क्या होता था कि पार्टी को ज्वाइन कराने के लिए ना हर बार क्या होता था, अब इस क्लास में अगर एकदम से कोई और ज्वाइन कर लेगा तो ऑब्वियसली मुझे केस कहां से समझाना पड़ेगा? वापस से पीछे से समझाना पड़ेगा। समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा? है ना? तो यहां पर भी यही होगा, कोर्ट के साथ भी यही होता है। जब कोई नई पार्टी ऐसे ज्वाइन करती है तो वो लोग भी क्या चले जाते हैं? एक स्टेप बैक चले जाते हैं। तो उन्होंने बोला है ये भी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अब से टाइम बाउंडेड मैनर के अंदर किए जाएंगे। और जो पार्टी नहीं आएगी बुलाए जाने पर भी, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? अपीयरेंस की बात कौन से सेक्शन में हुई थी, कौन से ऑर्डर में हुई थी? सॉरी, अपीयरेंस की बात कौन से ऑर्डर में है? अपीयरेंस ऑफ पार्टीज की बात कौन से ऑर्डर में है? 9, वेरी गुड। ठीक है, 9 के अंदर है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज की बातें। तो अगर प्लेंटिफ नहीं आता है बुलाने पर बार बार तो क्या हो जाता है? सूट। अगर प्लेंटिफ बुलाने पर नहीं आता है बार बार तो क्या हो जाता है? रेस जुडिकाटा लग जाता है उस केस पे। ठीक है, रेस जुडिकाटा डिसमिस हो जाता है केस, रेस जुडिकाटा लग जाता है, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद रेमेडीज मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। उसके बाद क्या है फिर इसके अंदर? अगर डिपेंडेंट नहीं आता तो हम किस तरफ चले जाते हैं फिर? एक्स पार्टे डिग्री की तरफ। डिफेंडेंट नहीं आता तो हम लोग एक्स पार्टे करने लग जाते हैं, है ना? ये सारी बातें हमने कर रखी है। अब देखो सीपीसी के अंदर आप लोगों के लिए 2 केस थे जो इंपॉर्टेंट थे, दोनों ही एक ही चीज से डील करते हैं कि हम लोग जो केसेस का इतना बड़ा बंडल इकट्ठा हो गया है हमारे कोर्ट्स के पास में, उनको हम लोग कैसे सुलझाएं। मुद्दा एकदम इंपॉर्टेंट भी है, मुद्दा एकदम लाइमलाइट में भी है। क्वेश्चन हो सकता है आ जाए क्योंकि आपके चैप्टर्स कम हो गए हैं। इन अच्छे चैप्टर्स की वेटेज अपने आप बढ़ गई है, तो क्वेश्चन बनाने वाले के पास भी अब स्कोप है कि वो ऐसे और अच्छे क्वेश्चंस बना सकता है। ठीक है, हमको हमारी तैयारी हर तरफ से करके रखनी है।
चलो आगे चलते हैं एक बार। अब देखो, लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर। अब देखो ये है ना, ये क्या है, 2024 में बने हुए लॉस थे। ये जब से आ रहे हैं बच्चों को क्या है, इसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती रहती है, और मेरे हिसाब से अभी थोड़े टाइम आएगी, फिर यूज टू हो जाएंगे सब लोग, हम लोग इस चीज के। अगर आप लोग इसके अंदर देखो, ये सारे टॉपिक अगर आप इसके अंदर जानते हो, ठीक है, अगर आप लोगों के लिए ये वाली टर्मिनोलॉजीज जो है अगर आपकी जानी पहचानी आप लोगों को लग रही है, तो इसका मतलब है आप लोगों ने क्रिमिनल लॉ जो नया वाला है वो आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, रिव्यू और रिवीजन का अपन लोग अभी उसमें कर लेंगे, ये अमेंडमेंट वाली है, इसको हम एक बार अमेंडमेंट की तरफ रखते हैं, बाद में आपकी प्रॉब्लम ले लेंगे। ठीक है, देखो आई होप मैंने क्रिमिनल लॉ के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द चीजों के तो नोट्स दिए ही है, प्रॉपर पनिशमेंट्स लिखवाई है, केस लॉज लिखवाए हैं मैंने आप लोगों को, पूरा बीएसए का जो प्रोसीजर है, बीएनएस के अंदर जो डेफिनेशंस है और बीएनएसएस के अंदर जो प्रोसीजर होता है, वो सारा का सारा आप लोगों ने एक बार के लिए देख रखा है, लिख रखा है, समझ रखा है। तो आप लोग एक बार इनको देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग बात कर लेंगे, इस पे कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। देखो अब हम लोगों के पास कौन सा आ गया है, लिमिटेशन के बारे में, अब हम लोगों के पास एक बार केस लॉ आ गया है। इसमें से देखो सीपीसी के केस लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में डिस्कस करे। कुछ केस लॉ इसके अंदर ऐसे भी होंगे जो मैं आपको रीडिंग बेसिस पे दे दूंगा, आप लोगों को अगर समझ नहीं आते तो हम उस पर फिर और बात कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है मैंने आप लोगों के लिए क्लियर एकदम कर रखे हैं पहले से। हम लोगों को बस क्या देखना है कि कोर्ट ने इनके ऊपर अपना क्या नया व्यू पॉइंट दिया है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, सेक्शन नंबर 5 लिमिटेशन का किसके लिए था? सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है हमसे? सफिशिएंट कॉज डॉक्ट्रिन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज के बारे में कहता है हम लोगों से सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। वो क्या बोलता है हम लोगों के लिए कि जब भी आप कोई अपील या एप्लीकेशन ऐसा कुछ लेकर आते हो, नॉट सूट्स, सूट इंक्लूड नहीं होते हैं सेक्शन नंबर 5 के अंदर, ये मैंने आप लोगों को स्पेशली भी लिखवाया था कि इसके अंदर सूट्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, कोई अपील, रेफरेंस, रिव्यू अगर आप ऐसा कुछ भी लेकर आते हो और वो आप लिमिटेशन पीरियड के अंदर नहीं ला पाते हो, लेकिन आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज होता है, तो कोर्ट आपको अपनी बात आने देगा और आपको अपनी बात कहने देगा, आपके ऊपर सेक्शन नंबर 3 का बार अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहां पर देखो क्या बोल रखा है इन लोगों ने, The Supreme Court has said that we do not have a case at hand where the appellant is not capable of purchasing the court fees. He did pay the court fees ultimately, though belatedly. मतलब कोर्ट फीस तो मिली लेकिन लेट मिली। अब बात क्या होती है ना इसके अंदर, कि हम लोगों के लिए क्या है ना, कोर्ट के अंदर जब आपने प्लेंट डाल दिया ना, उस दिन क्या होता है, ये माना जाता है कि आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। जिस दिन आप सही कोर्ट में प्लेंट लगा देते हो, जिस दिन आप सही कोर्ट में प्लेंट लगा देते हो, उस दिन क्या माना जाता है कि आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है। अब सही कोर्ट में प्लेंट लगाने का मतलब इंस्टीट्यूशन का अलावा भी कुछ और है। इसका मतलब क्या है, अगर वो तारीख आपके लिमिटेशन पीरियड के अंदर आ रही है, अगर वो तारीख आपके लिमिटेशन पीरियड के अंदर आ रही है, तब तो मतलब वेलकम टू द पार्टी, आप लोगों को सेक्शन नंबर 3 बार नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोगों की वो डेट जिस दिन आपने सूट लगाया है वो लिमिटेशन पीरियड के बाहर है, वो लिमिटेशन पीरियड के अगर बाहर है, तो इसका मतलब यह सेक्शन 3 अब आपको परेशान करने वाला है। ठीक है, तो ये यहां पर यही बात कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या है, कोर्ट फीस जब तक आदमी पे नहीं करता है ना पूरी, तब तक ये नहीं माना जाता कि उसका प्लेंट जो है फाइल हो चुका है, तब तक ये नहीं माना जाता कि उसका प्लेंट जो है फाइल हो गया है। लेकिन कोर्ट इसमें बोलता है कि देखो बात यह है कि यहाँ पर मेन मुद्दा जो है ना वो जस्टिस करने का है। कोर्ट फीस हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग एडजुडिकेट कर पाए, एक सिस्टम बना पाए और कोर्ट्स के खर्चे भी निकल पाए और टैक्स पेयर्स के मनी पे पूरी तरीके से ना चले। क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर आपसे कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाती, लेकिन सिविल लॉ के अंदर आप लोगों से कोर्ट फीस ली जाती है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई आदमी सफिशिएंट कॉज हो और फीस पे करने में लेट हो जाए तो उसका डिले माफ कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसके पास इनसफिशिएंट कॉज हो, इनसफिशिएंट फंड हो, ठीक है, तो वो क्या है,
एक could not have become a sufficient ground for condonation of delay under the fact of the case. It would have been entirely a different matter अगर वो अपील फाइल करता सेक्शन नंबर 149 के अंदर। इसका क्या मतलब है यहाँ पर? इसका यहाँ पर ये मतलब है, देखो अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज है ना कि वो क्यों नहीं कर पाया जमा पैसे, तो आप उसको लीगल एड दिलवा देना। सेक्शन 149 के अंदर एनलार्जमेंट ऑफ टाइम के बारे में बात होती है, वहां पर उसको लिमिटेशन पीरियड उसका माफ हो जाता है कि कोई बात नहीं, आप फीस पे टाइम से नहीं कर पाया, आप आगे जाके कर देना। लेकिन अगर ऐसा है कि वो फीस पे कर सकता था लेकिन फिर भी जानबूझ के नहीं कर रहा है, तो हम उसको सफिशिएंट कॉज फिर नहीं मानेंगे और सेक्शन 3 के अंदर उसको हम लोग पार कर देंगे। क्या आप लोग ये केस समझ गए हो भाई? ठीक है, आई होप देखो आप लोग केस समझ गए हो। हाँ सर, अगर सेक्शन 5 के रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो ये वाले केस को ऐड कर सकते हैं। देखो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको जो केसेस लिखवाया है ना वो लैंडमार्क केसेस है। ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि वो केसेस लिखो, और बाकी ये केसेस भी कर सकते हैं ऐड, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है ना, ये वाले केस के अंदर ए वल्लभमाई वर्सेस केपी मुराली, इस केस का नाम ये है। नाम थोड़ा सा हो सकता है आपको टंग को थोड़ा ट्विस्ट करना पड़े लेने के लिए, लेकिन हमको इसको याद करना है। अगर ये आ जाता है तो हमको इसके अंदर के मैटर पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पर क्या बोला गया है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 54 और पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल टू लिमिटेशन एक्ट। मैंने आपको बताया था पीछे आर्टिकल्स का एक पूरा का पूरा शेड्यूल दे रखा होता है लिमिटेशन एक्ट के अंदर, जहां हमको बता रखा होता है इस चीज का इतना टाइम, इस चीज का इतना टाइम। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करने का फुलफिल टाइम क्या होता है हमारे पास, 3 इयर्स। मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के आप 3 साल के अंदर अगर आपने सूट फाइल कर दिया तब तो ठीक है, वरना वरना सेक्शन नंबर 3 आपको बार कर देगा। यही तो होगा, बताओ भाई क्या आप लोग? हाँ टाइम बार्ड हो जाएगा वो, बिल्कुल। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन है ना उसके परफॉर्मेंस की टाइम फिक्स ही नहीं करी। नो टाइम इज फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके उन्होंने परफॉर्मेंस का टाइम फिक्स ही नहीं करा। अब अगर परफॉर्मेंस का टाइम फिक्स नहीं करा तो हम 3 साल का पीरियड फिर कहां से स्टार्ट करें ये बताओ? हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 2015 में, बिल्डिंग बनने वाली है 2025 में, तो अगर 2025 से स्टार्ट होगा ना फिर 3 साल का पीरियड, मतलब अब आप क्या कर सकते हो 2028 तक केस कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो यहां पर ये बोला जा रहा है अगर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है ना तो फिर टाइम कौन फिक्स करेगा वहां पर? उसके बाद टाइम वहां पर फिक्स करेगा हमारे कर्ता धर्ता, हमारे कोर्ट टाइम फिक्स करेंगे। कोर्ट विल डिटरमाइन द डेट ऑन विच द प्लेंटिफ हैड नोटिस। देखो अब ये क्या है, पूर्णी देवी वर्सेस बाबूराम, पूर्णी देवी वर्सेस बाबूराम का केस है। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या आप लोगों को सेक्शन नंबर 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट याद है क्या? सेक्शन नंबर 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या आप लोगों को याद है? बहुत बढ़िया, क्या बात कर रहा था वो सेक्शन नंबर 14, एक बार मैं आप लोगों को रिकॉल भी करवा देता हूं। देखो सेक्शन नंबर 14 सीधी सी बात ये करता है, अगर कोई प्लेंटिफ गलत कोर्ट में सही मन के साथ चले जाए और वो वहां पर लड़ता रहे, और ना तो कोर्ट को पता हो कि मैं गलत हूं ना मुझे पता हो कि मैं गलत हूं, बोनाफाइड, बिल्कुल सही वर्ड अर्षिता, बोनाफाइड तरीके से अगर वो वहां पर चले जाए और वो वहां पर अपना सूट लिटिगेट करता रहे, वहां पर वो फाइट करता रहे, और एक दिन उसको एकदम से बोले कि सर आप तो आज गलत कोर्ट में खड़े हुए हो और आपका लिमिटेशन पीरियड भी जा चुका है, तो वो बहुत ज्यादा गलत होगा, वो इनजस्टिस होगी। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 14 हमको सीधा सीधा एक ही बात बोलता है कि अगर कोई भी प्लेंटिफ ड्यू डिलीजेंस से किसी और सिविल प्रोसीडिंग के अंदर लड़ रहा था तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, दैट टाइम इज एक्सक्लूडेड। तो ये केस इतना ही कहता है हमको। ठीक है, उसके बाद देखो ये केस हमको किस बारे में बात करता है, निखिला दिव्यांग मेहता वर्सेस हितेश पी सांघवी। इसके अंदर भी हम लोगों का देखो जिस जो है वो यही रही
लिमिटेशन पीरियड जो कैलकुलेट होगा मैंने आपको बता रखा है कौन सी डेट से होगा, व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन फर्स्ट अरोज। जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उसके नेक्स्ट दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उसके नेक्स्ट दिन से। सेक्शन नंबर 12 हमको ये कहता है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने करवाया था। सेक्शन नंबर 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हम लोगों को ये कहता है जिस दिन भी आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ आपका लिमिटेशन अगले दिन से रन करना चालू कर देगा। ठीक है, यहां पर भी यही बात हो रही है। अब देखो हम लोगों के पास यहाँ पर सेक्शन नंबर जो था 14 हम लोगों का लास्ट था लिमिटेशन एक्ट के अंदर। ठीक है, अब हम लोग एक बार इस पे आ जाते हैं, अब हम लोग एक बार आ जाते हैं हमारे लेसन नंबर 11 पे, जो कि बात करता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की। एक बार फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखो काफी सारे केस ना आपके रीडिंग के लिए है एक्चुअली, एक बार हम लोग इसमें देख लेते हैं। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग वर्सेस ट्रांसनेशनलिटी एफ्सकॉन एंड एएनआर डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट 2023 का ये केस है। इस केस के अंदर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड जो है एक जॉइंट वेंचर था सेंट्रल गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का, हैड अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट टू द रिस्पोंडेंट। ठीक है, उन्होंने एफकॉन वालों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। The tribunal recorded the agreement of parties that the hearing of fees for each arbitrator was fixed at 1 lakh per session for date of hearing. A member of tribunal was substituted. Further, in the 10th meeting, the tribunal sought to revise the fees from 1 lakh to 2 lakh. चेन्नई मेट्रो ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई आप आर्बिट्रेटर की फीस ऐसे एकदम से कैसे बढ़ा रहे हो। ठीक है, लेटर एफकॉन ने इन्फॉर्म किया चेन्नई मेट्रो को दैट इट हैड पेड द रिवाइज्ड फीस फॉर 5 हियरिंग, बट चेन्नई मेट्रो फेल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द मद्रास हाईकोर्ट। उन्होंने तब भी एप्लीकेशन फाइल कर दी। ठीक है, उसके बाद केस ने लास्ट में इसमें क्या बोला गया, इन दिस केस द कोर्ट वर इन फैक्ट मेक एन एक्सेप्शन टू अपहोल्ड चेन्नई मेट्रो प्ली, द कॉन्सिक्वेंसेस कुड वेल बी एन एक्सक्लूसिव explosion in the court docket and other unforeseen results, skipping the statutory route carefully devised by parliament, yet more spell uncertainty upon the arbitration process। यहां पर इन लोगों ने सीधा सीधा बोला आप ऐसे आर्बिट्रेशन के बीच के अंदर आर्बिट्रेटर की फीस को ऐसे रिवाइज नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर रिवीजन से ऑब्जेक्शन है आप कोर्ट के अंदर चले जाओ, कोर्ट आपका ऑब्जेक्शन सुन लेगा और आपका ऑब्जेक्शन डिसाइड कर देगा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर कोर्ट ने गवर्नमेंट वाली कंपनी मतलब कि चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड का साथ दिया था और उन्होंने बोला था इतना ज्यादा 100% ही आपने फीस बढ़ा दी बीच आर्बिट्रेशन के अंदर, ये गलत है, ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला केस आप लोग एक बार रीड कर लेना, 2024 का केस है। देखो इसके अंदर है ना जुरिस्डिक्शन की बात करी गई है, सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन नंबर 17 के बारे में बात करी गई है इसके अंदर। ठीक है, अब ये 2025 का केस है। ठीक है, 2025 का केस है ये, सेक्शन नंबर 34 से रिलेटेड। कोई मुझे बताएगा कि सेक्शन नंबर 34 क्या था आर्बिट्रेशन का? सेक्शन नंबर 34 आर्बिट्रेशन का क्या था, क्या कोई मुझे बता सकता है? सेट असाइड का, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कोर्ट, यहां पर ये बोल रहा है कि कोर्ट ने ना कोई ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया मान लो। ठीक है, और बाद में उन लोगों को लग रहा है कि यार ये जो ऑर्डर था ना 100%, इसमें से ना 70% तो सही था और 30% इसके अंदर गलत था। ठीक है, तो इसके अंदर कोर्ट ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी ऑर्डर सेट असाइड करना है ना तो आप उसको टुकड़ों में सेट असाइड कर सकते हो। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी याद है, आर्टिकल नंबर 13 में बताई थी आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर सांप हाथ पे काट जाए तो पूरी बॉडी थोड़ी ना काटेगा, कहाँ का, जहां तक का जहर फैल रहा है वहीं तक तो अपनी बॉडी को हटाएगा। ठीक है, तो ये भी यही कहता है जितना लॉ खराब है उतना ही हटाओ, जितना आपको लॉ सेटिसाइड करना है उतना ही करो, सारा का सारा मेहनत पे पानी मत फेरो। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कोर्ट अगर चाहे तो टुकड़ों में सेटिसाइड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर यही था इन लोगों का। जो वॉइड है उसको हटाना है, एग्जैक्टली।
ठीक है। अब देखो यहां पर है ना, ये वाला केस भी आप लोग रीड कर सकते हो। ये क्या है ना, नोटिस के बारे में है केस। ये केस किसके बारे में है? सेक्शन 11 के अंदर आप जो नोटिस देते हो ना सामने वाली पार्टी को, और अगर वो नोटिस का रिप्लाई नहीं करता तो 30 दिन के अंदर फिर कोर्ट आपको आर्बिट्रेटर प्रोवाइड करवा देता है। याद है क्या लिखवाया था मैंने आप लोगों को? सेक्शन नंबर 11 जो था, सेक्शन नंबर 11 मैंने आप लोगों को बताया था। सेक्शन नंबर 11 के अंदर ऐसा होता है, आर्बिट्रेशन का एक बार रिवाइज करिएगा सेक्शन 11, आपको याद आ जाएगा। उसके अंदर अगर सामने वाली पार्टी रिप्लाई नहीं करती है, आर्बिट्रेटर नहीं चुनती है ना दोनों की सहमति से, तो फिर क्या कर सकती है? जो पार्टी इंतजार कर रही है वो कोर्ट में जाकर अप्लाई कर सकती है और वहां पर बोल सकती है कि भैया आर्बिट्रेटर आप ही चुन लो, सामने वाला तो चुनने में इंटरेस्टेड है नहीं। तो यहाँ पर इस केस के अंदर बताया जा रहा है कि वो नोटिस कैसे दिया जाता है, सीजे अपॉइंट करता है एग्जैक्टली। ठीक है। ये वाला केस भी आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, इतना वो नहीं है। ठीक है। अब हम लोगों के पास ना आरटीआई आ गया है। क्या आरटीआई एक्ट याद है क्या? आरटीआई एक्ट याद है क्या भाई? मैंने उसके अंदर आपको कोई इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी बताए थे, कौन सा था? लिखवाए भी थे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं किस बारे में बात हो रही है। सीआईसी वर्सेस डीडीए। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन सपोर्ट्स द व्यू दैट द सीआईसी पावर अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट इंक्लूड ऑल नेसेसरी मेजर्स टू मैनेज एंड डायरेक्ट द कमीशन अफेयर्स इफेक्टिवली। देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है ना, यहाँ पर ये सीधा सीधा बोल रहा है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या रही यहाँ पे, आरटीआई एक्ट शुड बी इंटरप्रेटेड पर्पसली टेकिंग इनटू अकाउंट द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेशन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सीआईसी है ना, उसको आप लोगों को थोड़ी और ज्यादा क्या देनी चाहिए? ऑटोनॉमी देनी चाहिए उसको, अपने अफेयर्स मैनेज करने की क्या देनी चाहिए? और ज्यादा पावर देनी चाहिए, ताकि वो क्या कर पाए? और ज्यादा अच्छे से अपने आप को सामने ला पाए उन लोगों के जो लोग क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का अब्यूज कर रहे हैं। तो उनको जो पावर दी गई है वहां पर आर्टिकल सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 4 के अंदर, वो क्या करनी चाहिए? सारी पावर्स उसके अंदर इंक्लूडेड है कि वो सारे नेसेसरी मेजर्स ले सकते हैं टू मैनेज एंड डायरेक्ट द कमीशन अफेयर्स इफेक्टिवली। छोटा सा केस था, इतना इंपॉर्टेंट मैं इसको बात नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि 2024 का केस है तो एक बार 12 का क्लॉज 4 एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखो हम लोगों के पास ना आईटी एक्ट के रूल्स हैं, कब के आए हुए रूल्स हैं एक बार ये देख लेते हैं हम लोग। 2011 के रूल्स हैं। इस बार आप लोगों के कोर्स में ना ये पिछली बार से वैसे ऐड ऑन हो रखे हैं, मैंने यहाँ पर एक बार इसलिए ऐड ऑन कराए इनको तब भी, ताकि आप इनको ना एक बार रीड कर लो, क्योंकि इसके अंदर क्या बताया गया ना, यहाँ पर बात करी गई है कि जो डेटा प्राइवेसी है ना, डेटा प्राइवेसी ये कैसे आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी से लिंक्ड है। हम लोग सब जानते हैं, क्या हम लोग ये नहीं मानते? आज की तारीख में हमारा डेटा अगर प्राइवेट नहीं है तो राइट टू प्राइवेसी हमारे किसी काम का नहीं है। क्या हम लोग एग्री करते हैं ना सब लोग इस बात पे? तो यहाँ पर ये लोग भी यही बोल रहे हैं कि भैया अगर डेटा प्राइवेट है तो ही आर्टिकल 21 आप अपेल्ड कर पा रहे हो, वरना आप आर्टिकल 21 अपेल्ड नहीं कर पा रहे हो। और इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर रूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या करा है, कॉमनली नोन एज एसपीडीआई रूल्स इज वन ऑफ द की लेजिस्लेशन इन दिस एरिया। देखो अब इसके अंदर है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये वाला पैराग्राफ है ना, एक बार आप लोग अपने नोट्स के अंदर भी इंक्लूड कर लेना। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो रूल 3 है ना, जो रूल 3 है इस पूरे रूल का, उसमें ना फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा को ना सेंसिटिव बताया गया है। किस किस को? पासवर्ड्स को, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स को, आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल को, आपके हेल्थ रिकॉर्ड को, किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, और किसी भी बायोमेट्रिक डेटा को। ठीक है। अब अगर आप लोग देखोगे तो फोन कंपनीज के पास, जिस भी कंपनी का आप फोन यूज करते हो, चाहे कोई भी फोन यूज करते हो, उसके अंदर बायोमेट्रिक डेटा आपका जाता ही है, चाहे आपका रेटिना जाए, चाहे आपके फिंगरप्रिंट चले जाए, चाहे और कोई चीज चली जाए। बैंक डिटेल्स आपके सारे यूपीआई के अंदर रहते ही है। ठीक है। हेल्थ चार्ट्स भी आजकल हम लोग क्या रखते हैं, ज्यादातर रिपोर्ट सारी व्हाट्सएप्स पे और इस पे हम लोग शेयर करते रहते हैं।
डिजी जो टेक्नोलॉजी हमारी उसके अंदर हमारे सारे पैन कार्ड से लेकर हमारा आधार कार्ड सब कुछ पड़ा रहता है। तो इन सब चीजों को अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया ना इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21 वॉयलेट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो रूल 4 है। रूल 4 क्या बोलता है कि है ना, एक बॉडी बनाओ जो क्या बताए, प्राइवेसी पॉलिसीज बनाए। रूल 5 बोलता है कि प्रायर टू द कलेक्शन ऑफ सेंसिटिव डेटा बॉडी कॉर्पोरेट मस्ट ऑब्टेन कंसेंट राइटिंग में, कि किसी आदमी को दिक्कत नहीं है अगर आप उसका प्राइवेट डेटा ले रहे हो तो। ठीक है, जैसे ये लोग फोन वाले आजकल, अब क्या है ना, अब आप लोग देखोगे रूल के अंदर, अब फोन वाले ना जो एप्स होते हैं, ये वेबसाइट्स होती है, ये आपसे आपका नंबर लेना थोड़ा कम करेंगी धीरे धीरे। ठीक है, ये अब वेबसाइट्स जो है जीमेल पे तक टिक रहेंगी, मतलब। ठीक है, तो उसके बाद रूल 5 रिक्वायर्स दैट अ बॉडी कॉर्पोरेट शुड ओनली कलेक्ट सेंसिटिव पर्सनल डेटा इफ इट इज कनेक्टेड टू अ लॉफुल पर्पस। उसके बाद यहां पर क्या कहता है, रूल 5 का क्लॉज 3 रिक्वायर्स दैट व्हाइल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम एन इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट को ना फॉलोइंग इंफॉर्मेशन उसको देनी चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है, ठीक है, क्यों कलेक्ट करी जा रही है, पर्पस क्या है, उसको उसकी रिसिप्ट मिलनी चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एजेंसी जो उसका इंफॉर्मेशन ले रही है वो मिलना चाहिए, एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द एजेंसी जो उसकी इंफॉर्मेशन को सेव करके रखने वाली है। ठीक है, ये सारा का सारा उसको मिलना चाहिए। देखो यहां पर है ना, ऐसे ही सारे रूल है। ठीक है, अब ग्रीवियंस ऑफिसर बनाया जाएगा रूल 5 के अंदर, डिस्क्लोजर ऑफ विद कंसेंट करा जाएगा, रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा जब भी होगी तो पूछा जाएगा, सिक्योरिटी बाय इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीजें ना, देखो इसके अंदर एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार ध्यान से, अगेन हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस एक ही है, हम लोगों को 5 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार करना है। हम लोगों को 5 नंबर का क्या करना है, क्वेश्चन तैयार करना है इसके ऊपर से। मैंने अभी तक आपको 2 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जिसके लिए मैंने आपको बोला है कि भाई इसको क्या कर लेना, इसके ऊपर 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। बाकी मैंने आपको रीडिंग के लिए दे रखा है, बाकी मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, बाकी आपके कंपाइलर में ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। भाई क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? एक बार थम्स अप कर दो सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, डन। अच्छा, कोई सेक्शन नंबर 28 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का याद दिलाएगा क्या? मैं भूल गया थोड़ा, कोई याद दिला सकता है? सेक्शन नंबर 28 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोलो बोलो, 30 तक आप लोगों को मैंने सबको अच्छे से याद करवाया है सब। ट्वेंटी एट था लीगल प्रोसीडिंग्स को, वॉइड एग्रीमेंट तो थे, वो तो बात सही है, वो तो आप वॉइडेबल है या वॉइड है वो बता रहे हो। 28 में था कि आप किसी को भी लीगल प्रोसीडिंग करने से नहीं रोक सकते। आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बी से कि तू मेरे खिलाफ केस नहीं करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बी से कि तू मेरे खिलाफ क्या नहीं करेगा, केस नहीं करेगा। यहां पर इसके अंदर बोला गया है कि अगर दो कोर्ट के पास, देखो सीपीसी में मैंने आप लोगों को सिविल जुरिस्डिक्शन समझाया था ना, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक था? सीपीसी के अंदर आप लोगों को मैंने सिविल जुरिस्डिक्शन समझाया था ना भाई, बताओ। मैंने आपको बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड होता है, मूवेबल का कैसे डिसाइड होता है, आप लोगों को मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाया था, चंडीगढ़ वाला। बिल्कुल सही बात है। 15 to 20 तक, 15 to 20 तक होता है। ठीक है, यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर है ना दो कोर्ट कॉम्पिटेंट है, पटना और दिल्ली, ठीक है, और पार्टी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है ना कि आप लोग ना दिल्ली वाले नहीं, आप लोग पटना वाले कोर्ट में केस करोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि यहां पर वो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग करने से नहीं रोक रहा, वो उसको ये बोल रहा है बस कि भैया इधर वाले में ना कर कर अपन इधर वाले में करेंगे, या इधर वाले में ना कर कर अपन इधर वाले में करेंगे। ठीक है? बताओ। हम्म बताइए, पूछिए, आपको कमेंट आया था।
यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी असेंशियल है टू डिसाइड द, इसमें देखो आ गया ना, यहाँ पर सेक्शन 20 अप्लाई हो गया, बोल ही दिया, कोर्ट ने ही बोल दिया, आप भी कोर्ट वाली भाषा बोल रहे हो, बिल्कुल सही। ठीक है, उन्होंने बोल ही दिया कि सबसे पहले सेक्शन 20 अप्लाई करके देखना, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई करना। नहीं, कॉज ऑफ एक्शन भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, सेक्शन 20 तो हमको ये भी बोल रहा था ना कि मल्टीपल डिफेंडेंट हो तो क्या करेंगे। सेक्शन 20 आप एक बार पढ़िएगा वापस से, उसके अंदर बताया गया है मल्टीपल डिफेंडेंट जब एक जगह रहे तो क्या करना है, मल्टीपल डिफेंडेंट जब अलग जगह रहे तो क्या करना है। और उसके बाद हमको उसके प्रोविजो के अंदर कॉर्पोरेट्स के बारे में बताया गया था कि जब कोई नहीं, कोर्ट की भी इजाजत ले सकते हो आप लोग, कोर्ट की इजाजत भी ले सकते हो। और तीसरी बात कहाँ हो सकता है, जहां पर सबसे बढ़िया जगह जहां पर कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ हो, कॉज ऑफ एक्शन बताता हूँ ना क्या होता है। यहाँ पर चार लोग थे पटना में पार्टनर, चार लोग पटना में पार्टनर थे, उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी पटना में, किस चीज को बनाने की, इन्वर्टर बनाने की कंपनी स्टार्ट कर ली। और अपना यहाँ पर दिल्ली से वो क्या लेकर आते थे, रॉ मटेरियल लेकर आते थे दिल्ली के एक वेंडर से। ठीक है, दिल्ली के एक वेंडर से यहाँ पर रॉ मटेरियल लेकर आते थे। अब इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये दिल्ली गए और इसको यहाँ पर एडवांस पकड़ा दिया 50 लाख का। ठीक है, और इसका टोटल जो बिल था वो था 2 CR का, 2 CR के इन लोगों ने इससे रॉ मटेरियल खरीद लिए थे अपनी फैक्ट्री के लिए। तो यहाँ पर ये प्लेंटिफ है और ये इन चारों के ऊपर केस करना चाहता है जो पटना में रहते हैं, क्योंकि ये इसके 1.5 करोड़ वापस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कॉज ऑफ एक्शन अराइज कहां पे हुआ था, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था और जहां पर सामान की डिलीवरी ली गई थी और पैसे दिए गए थे, वो क्या है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज। देखो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ हो, एक बार क्वेश्चन जब तक पूरा पढ़ेंगे नहीं ना, इस पे क्या है कमेंट कर पाना कुछ भी मुश्किल है। एक बार हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट कर लेंगे, आप हो तो आप मेरे को पिक्चर वगैरह कुछ भिजवा देना रिसेप्शन पे, मैं एक बार देख के आपको उस पर एक बार फिगर आउट कर दूंगा। बाकी आप जो इसमें बोल रहे हो एक बार सेक्शन नंबर 20 वापस से पढ़िएगा। मैं सिर्फ इसमें इतना बोल रहा हूँ कि अगर मल्टीपल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन हो और एक कोर्ट में दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो जाए कि नहीं जाना, तो वो एग्रीमेंट वैलिड है। सेक्शन नंबर 20 ऑफ सीपीसी और सेक्शन नंबर 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया गया है। ठीक है, ठीक है ना। चलो अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है इसके अंदर। देखो ये एनआई एक्ट का है, एनआई एक्ट के अंदर ये वाला केस है ना, भारतीय एयरटेल वाला केस है, इसको आप एक बार है ना, जब भी आप वो पढ़ो ना, लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी मैंने आप लोगों को लिखवाई थी ना एनआई एक्ट के अंदर, सेक्शन नंबर 141 ऑफ एनआई एक्ट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी बनाता है अगर चेक बाउंस हो जाता है कंपनी का। तो वहां पर ना अभी ये एकदम लैंडमार्क केस है, इसको अपने नोट्स में वहां पर ऐड कर लेना। ठीक है, ये डायरेक्टर की लाइबिलिटी के बारे में बताता है, वहां पे आप लोग बस जितना लिखा है उतना एक बार देख लीजिएगा, इतना बहुत है आंसर में रेफर करने के लिए। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद देखो 143A था सेक्शन नंबर एनआई एक्ट का, वो क्या बोल रहा था, अगर आप अपील करने जा रहे हो तो आपको इंटरिम कंपनसेशन दी जा सकती है। तो इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए ना प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए, कोर्ट ये बोल रहा है इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए एक प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए। प्राइमा फेसाई केस का मतलब क्या होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके आर्ग्यूमेंट्स, जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स सब इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि कोर्ट को ये लगने लगे कि हाँ यार इसके केस में काफी दम है। ठीक है, उसके बाद यहां पर इसको भी आप एक बार रीड कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 138 और 141 का था, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर समझा चुका हूं 138 और 141 का। बताओ
140 138 और 141 तक याद है ना सारा, कि चेक बाउंसेस के केस कैसे होते हैं, कितनी सजा मिलती है उसमें, 2 साल या डबल द ऑफेंस की सजा मिलती है, 3 महीने के अंदर चेक लगाता है, फिर नोटिस देगा उसको, फिर वो रिप्लाई नहीं करता तो उसके बाद उसको सूट फाइल करना होता है। याद है ना सारा समरी प्रोसीजर वगैरह सब कुछ लिखवाया था, सेक्शन 138 से लेकर मैंने 148A तक आपको पूरे नोट्स दिए थे। ठीक है, तो देखो आई होप आप लोगों का अमेंडमेंट वाली जो दिक्कतें हैं वो काफी हद तक सॉल्व हो गई होंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को अब ये क्या है, रीड आउट करके अगर आप लोगों को कोई डाउट सेशन और आता है तो आप लोग एक बार मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, हम लोग एक बार और कॉल पे भले ही बैठ जाएंगे, नहीं तो अगर आपके इंडिविजुअल वैसे डाउट्स है तो उसको वैसे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार के लिए थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अमेंडमेंट वाला वीडियो देखा, आई होप ये आपकी एग्जाम के अंदर हेल्प करे। ठीक है, चलिए थैंक यू।